वालेकुम, वेलकम टू क्लास नंबर 5। पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर के हवाले से बात की थी, स्ट्रक्चर की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज उससे हम आगे चलेंगे। जो चीज़ें हमने पिछली क्लास में कवर की थी उनमें से दो चार चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, जो आपको पता होनी चाहिए ये क्लास लेने से पहले, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपने ये क्लास अब आप देख रहे हैं तो ना कुछ चीज़ें आपको तंग करेंगी, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए आप ये बेहतर है कि ये क्लास भी ले लें, लेकिन इससे पिछली क्लास का आपको देखना, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज़ है। तो स्ट्रक्चर की पहली क्लास का देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो देखेंगे तो अगली चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, हमने पढ़ा क्या था? सबसे पहले हमने पढ़ी थी कैंडल फॉर्मेशन पढ़ी थी। कैंडल फॉर्मेशन ये होती है कि कैंडल की जो शक्ल होती है वो कैसे बनती है। किसी अब ये कैंडल है, मैं यहाँ पे कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ। इस कैंडल की ये शक्ल कैसे बनी, ये विक्स क्यों बनी, नीचे बड़ी विक क्यों आई, ऊपर छोटी विक क्यों आई, इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, क्लोजिंग कहाँ पे है, ये सब चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी। ये पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैंडल का ही नहीं पता होगा, उसकी मूवमेंट का ही अगर आपको अंदाज़ा नहीं होगा तो फिर अगली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ये होता है कि प्राइस कितनी तरह की मूवमेंट्स दे सकती है आपको। प्राइस यानी एक मूवमेंट होती है कि प्राइसेस मुसलसल आप जा रही हैं, इसको हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। ये बुलिश ट्रेंड क्यों है, किस वजह से है, इसकी ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बुलिश है। वैसे तो देखने में भी नजर आ रहा है कि ये ऊपर जा रही है, लेकिन टेक्निकल रीजन क्या होती है, तो ये आपको पता, मैंने बताया था कि उसमें जब तक प्राइसेस अपना हाई ब्रेक करती जाएंगी तो हम कहेंगे कि प्राइसेस बुलिश है। हाई ब्रेक करती जाएंगी और अपना लो होल्ड करेंगी, यानी लो इनका ब्रेक नहीं होता, कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो तब तक आप कहेंगे कि प्राइसेस बुलिश ट्रेंड में है। इसके अलावा प्राइसेस नीचे आती हैं जब, तो ये बेरिश मार्केट होती है। एक ट्रेंड मार्केट का होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। इनको बुलिश और बेरिश क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताया था। बेरिश मार्केट में प्राइसेस जो अपना लो लगाती हैं इनको होल्ड करती हैं, ठीक है, और अपने जितने भी हाई लगाए होते हैं इन्होंने उसको अपना लो ब्रेक करती हैं और अपने हाइज को प्राइस अपने होल्ड करती है, यानी इसको ब्रेक नहीं होने देती। तो ऐसे ट्रेंड को हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड ये होता है कि जिसमें मार्केट किसी एक तरफ कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं देती बल्कि साइड बेस्ड मूवमेंट देती है। इसको हम रेंज भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं, और डिफरेंट साइकिल्स के साथ साथ इसके मुख्तलिफ नाम है। मतलब किसी जगह पे इसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं, किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप ये याद रखें कि इस मूवमेंट को रेंज की मूवमेंट कहा जाता है, कि ये रेंज कर रही है प्राइस। अच्छा, उसके बाद आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, वो आपको ये बताई थी कि वेव्स जो हैं वो कितनी टाइप की होती हैं। मसलन बुलिश ट्रेंड है हमारा, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो इसमें कौन सी वेव को हम इम्पल्स वेव कहेंगे, कौन सी वेव को रिट्रेसमेंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखें ना आप, चलिए हम बड़े टाइम फ्रेम में नीचे आ जाते हैं। अभी मेरे पास 4 आवर का चार्ट ओपन है, तो 4 आवर में अगर आप देखें तो ये कौन सी वेव्स चल रही हैं, इसमें इम्पल्सिव वेव कौन सी है, इसमें रिट्रेसमेंट कौन सी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो वेव थी इसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियसली इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो जब प्राइस किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो इसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव है। और जिस तरह आप यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे यहाँ से भी प्राइस ने एक इम्पल्स वेव लगाई क्योंकि इसने पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक किया ये वाला, ठीक है। उसके बाद रिट्रेसमेंट आई है, रिट्रेसमेंट की वेव थी, फिर एक इम्पल्स वेव लगी, अब फिर रिट्रेसमेंट चल रही है, और यहाँ से उम्मीद है कि और इम्पल्स वेव आ जाएगी। ठीक हो गया, तो आपको इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आगे मुश्किल होंगी आपको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस क्लास में थी, पिछली क्लास में, वो ये था कि आपके पास एक कोई भी स्ट्रक्चर है तो इसमें आप हाई लोज कैसे मार्क करते हैं। जैसे ये आपका लो है, ये आपका हाई है, ठीक है, फिर ये आपका हायर लो, इन दोनों में से आपका हायर लो कौन सा होगा। हालांकि इम्पल्स वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, इम्पल्स वेव आपकी ये वाली, ठीक है जी। तो इस इम्पल्स वेव में आपने क्या इसको हायर लो कहना है या इसको हायर लो कहना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे डीप पॉइंट होता है उसको आप हायर लो कहते हैं। कब कहते हैं? जब प्राइस अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी होती है। यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, जब ब्रेक कर दे अब आप सबसे डीप पॉइंट ढूंढ लें, सबसे डीप पॉइंट आपका हायर लो होगा। फिर प्राइस नीचे आई, ठीक है, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ये आपका हायर लो है, फिर प्राइस नीचे आती है। जब तक प्राइस अब ये वाला हाई ब्रेक नहीं करेगी उस वक्त तक कोई भी कंफर्म नहीं है पॉइंट कि कौन सा पॉइंट आपका हायर लो बनेगा। अब इसने ब्रेक कर दिया तो अब ये आपका हायर लो कंफर्म हो गया, सबसे डीप पॉइंट, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो इसमें भी आप इसी तरीके से जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको आप मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा लोअर हाई है। हायर लो लोअर हाई की कन्फ्यूजन भी अब मैंने आपको खत्म कर दी थी कि किस तरीके से आप इसको देखेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे, तो आपको इसकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये हमारी पिछली क्लास के टॉपिक्स थे। आपको उम्मीद है थोड़ा थोड़ा मैंने उनको आपको रिकैप भी दे दिया है सारा हल्का सा उसका, ताकि आपको रिवाइज हो जाए चीज़ें। अच्छा, अब आज हमने क्या पढ़ना है? आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले चीज़ हम पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि आप एक घर में रहते हैं, ठीक है जी, आपका 10 मरले का, 1 कनाल का, 5 मरले का, जितना भी घर है। अब ये जब आपका घर है तो ये इसकी बाहर बेशक आपकी ये एक्सटर्नल वॉल है, एक्सटर्नल वॉल, ठीक है, या आपकी ये इस तरफ इस साइड पे आपका कोई रूम है, ये उस रूम की दीवार है, जो भी इसके बाहर का स्ट्रक्चर है उसको आप कहते हैं कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये भी आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो बाहर की दीवारें हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब अंदर क्या होता है, बाहर के स्ट्रक्चर बड़े मजबूत होते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं कि जैसे ये एक आपका रूम है, ठीक है, साथ यहाँ पे आपने एक किचन बना लिया इस तरह। तो रूम और किचन के दरमियान आमतौर पे एक छोटी सी वाल हो सकती है, या ओपन भी रह सकता है, दरमियान से कोई खिड़की विंडो भी हो सकती है। मुमकिन है आप एक छोटा सा पर्दा कर लें, वो
एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, वो ग्लास का भी हो सकता है, यानी कोई भी पार्टीशन हो सकती है। तो ये जो पार्टीशन थी ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सब कुछ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। यानी ये आपका रूम हो गया, ये आपका किचन हो गया, ठीक है, ये आपका इधर कोई वॉशरूम हो गया, जो भी चीज़ है, आपका कोई लॉन हो गया। तो अंदर आप जो कुछ भी बना रहे हैं, 10 कमरे बना रहे हैं, 5 कमरे बना रहे हैं, जो कुछ भी अंदर आपका बन रहा है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और जो भी आपका बैरूनी आपकी दीवार है ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ आ गई? अब आप यहाँ पे देखें जरा, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर में आते हैं तो इस यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। पहला स्ट्रक्चर आपको ये मिलता है, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये लें जी। अब इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन से हैं? इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये है, ये आपका लो, ये आपका हाई, ठीक है, ये आपका हायर लो, और ये आपका हायर हाई। इसी तरीके से ये आपका हायर लो, देखिए पीछे वाले से तो ऊंचा ही है ना थोड़ा सा, कई बार अभी ये क्यों करीब आती है इस तरह, यहाँ तक क्यों आ जाती है प्राइस, ये भी आपको आज इंशाल्लाह पढ़ाना है। हायर लो और फिर ये आपका हायर हाई, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब बात इतनी सीधी नहीं होती जितनी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। अभी आपको ये मसला होगा कि आप यहाँ पे सीखेंगे, चीज़ें समझ आ रही होंगी, चार्ट पे जाएंगे वहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता। उसकी आपको वजह बताता हूँ, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी वहाँ पे। वहाँ पे आपको कुछ और तरीके से मिलेगा, वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, ये लो हो गया, ठीक है जी, ये हाई लग गया, उसके बाद प्राइस ऐसे मूव करती है, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिल रही होती है। आप ये देखें इन दोनों में कितना फर्क है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा सकता हूँ, ये देखें, यहाँ पे देखिएगा अभी, ये चीज़ एक बनी हुई है, और ये देखें, तो ये वैसी ही चीज़ बनी है जैसे मैंने आपको ऊपर बना के दी है, देखें ना, इस जैसी, इससे मिलते जुलता स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें हो जाती है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कि हमारा लो कौन सा है, हाई कौन सा है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। अब इसमें समझें ज़रा चीज़ें ये कैसे काम करती हैं। ये देखें, पहले आपने इसमें मार्क करना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे मार्क होगा, ये था आपका लो, ये आपका हाई, यहाँ तक तो क्लियर है ना। उसके बाद प्राइस नीचे आती है, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे उसने क्लो लगाया, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। अब अगर आप देखें तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये और ये आपके इस घर की बैरूनी दीवारें हो गई, ठीक है। इनके दरमियान जो भी होता रहे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, या जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसमें जो भी होता रहे, ये इसका इंटरनल मैटर है। कहीं पे कमरा है, कहीं पे किचन है, कहीं पे वॉशरूम है, कहीं पे बाथरूम है, कहीं पे कुछ चीज़ है, समझ आ गई। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना होता, आपने ट्रेंड के लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको बताना जरूरी है, इसका हाई और इसका लो। अब इसके दरमियान में जो कुछ भी हो रहा है ये इसी स्ट्रक्चर का इंटरनल मैटर है, ठीक है जी। इसमें भी ट्रेडिंग होती है, यानी कि इसमें आप ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग इसमें भी होती है, लेकिन अभी आपको स्ट्रक्चर मार्क करने का तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद प्राइस ऊपर निकल जाती है, ठीक है जी। अब इसका नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं। नया जब इसने ये वाला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तोड़ दिया, ठीक है, अंदर जो मर्जी होता रहा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक कर दिया। अब इसका नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है, न्यू। वो ऐसे था कि पहले ये लो था और ये हाई था। अब जब इसने ब्रेक कर दिया ना, तो मैंने आपको कहा था जब ये ब्रेक कर दिया अप साइड, तो फिर आप सबसे डीप लो पे आ जाए। सबसे डीप लो इसका बनता है ये वाला, इसको ये आपका नया लो बन गया। यानी पहले आपकी घर की दीवार यहाँ पे थी, ठीक है, स्ट्रक्चर की दीवार, अब वो स्ट्रक्चर की दीवार उठ के ऊपर आ गई है, जिसको अब आप कहेंगे हायर लो। है ये भी आपकी दीवार घर की, स्ट्रक्चर की दीवार है, लेकिन स्ट्रक्चर की दीवार अब शिफ्ट हो गई है ऊपर, अब हायर लो आपका नया बन गया। तो ये और ये हाई भी आपका नया बन गया, ये आपका नया हायर हाई बन गया, ठीक है। तो ये आपका शिफ्ट हो गई है, ये दीवार भी यहाँ से खत्म हो गई है, ऊपर चली गई है, ये भी ऊपर चली गई। अब इसके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। समझ आ रही है आपको? चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाती हैं आसानी से, चार्ट पे जाके मुश्किल होगी, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ आ रही है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आप ये समझ लें ना कि आप किसी नई जगह पे जाते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं, आपके साथ एक गाइड है, वो आपको कहता है ये रास्ता फलां जगह पे जा रहा है, ये रास्ता फलां जगह पे जा रहा है। तो एक दिन समझाने के बाद या 1 घंटा समझाने के बाद वो आपको अकेला छोड़ देते हैं, तो आपको वहाँ भी मुश्किल आएगी। तो ये कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मुश्किल है, उस शहर में भी आपको मुश्किल आ जाएगी। आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी उसके समझाने से, और बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज कर रही होंगी, यहाँ भी ऐसा ही होगा। लेकिन आप उसी शहर में जब 1 हफ्ता गुजार लेते हैं, फिर 1 महीना गुजार लेते हैं, फिर 1 साल गुजार लेते हैं, तो आपको हर जगह हर चीज़ उंगलियों पे याद हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा सेम। ये आपका नया स्ट्रक्चर लो बन गया, ये आपका हाई बन गया। क्या इसके अंदर अब जो कुछ भी होता रहे इससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा ये बैरूनी स्ट्रक्चर बन चुका है। जब प्राइस इसको दोबारा अपसाइड ब्रेक कर देगी, अब फिर चेंज हो जाएगा सिनेरियो, ऊपर की दीवार हो गई ये, नीचे की दीवार हो गई ये, क्योंकि ये इसका सबसे डीप लो था, ठीक है। तो इसको एक्सटर्नल अभी मैं इतनी बताऊंगा, ज़्यादा आपको नहीं उसमें उलझाता। बस आपको अब ये पता होना चाहिए, अब हर दफ़ा आप क्या करेंगे कि ये लो और ये हाई मार्क कर लिया, उसके बाद सबसे डीप लो ये लगा था, प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था अपसाइड, तो अब आप कहेंगे कि ये हमारा नेक्स्ट हायर लो और ये नेक्स्ट हायर हाई। बुलिश स्ट्रक्चर में आप याद रखें, ट्रेडिंग के दौरान बुलिश स्ट्रक्चर में आपको अपना लेटेस्ट हायर लो पता होना बहुत ज़रूरी है। इस स्ट्रक्चर में जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसमें आपका लेटेस्ट हायर लो ये है, ठीक है। हायर हाई जो भी हो इससे आपका कंसर्न नहीं है, हायर हाई चाहे मर्जी आगे लगे, हायर लो कौन सा कंफर्म है वो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आप ट्रेंड रिवर्सल में और इन चीज़ों में परेशान हो जाएंगे। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब एक और चीज़ देखें,
अब होता क्या है कि हम आ जाते हैं चार्ट पे। इसकी एग्जांपल आपको चार्ट पे दिखाता हूँ पहले। हाँ जी, यहाँ पे कैसे इसको मार्क करना चाहिए हमें, मेरा ख्याल है दूसरे चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स ज़्यादा हैं आजकल। मैं आमतौर पे इतनी ड्राइंग्स नहीं रखता अपने चार्ट पे, लेकिन आजकल कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट थोड़ी, ठीक है। ये रेंज चल रही है, इसमें इसको ट्रेड करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। हम किसी और चार्ट पे चलते हैं, इस पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ, आपको चीज़ें समझाता हूँ जो आसानी से समझ आ जाएंगी आपको। 4 आवर के चार्ट पे चले जाते हैं। आप देखें यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जी ये हमारा लो है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मार्किंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें। ये लो था हमारा, ये हाई लग गया, ठीक है जी। प्राइस नीचे आ गई। अब ये जो काम हो रहा है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कभी प्राइस ऊपर जा रही है, कभी नीचे। अब देखिए, इसने ब्रेक तो नहीं किया ना ऊपर, सिर्फ विक लगाई है। फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ये वेव लगी, फिर ये वेव लगी। इसको मैं लाइन चार्ट पे लेके जाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने मार्क किया, सेम तकरीबन वैसा वैसे ही मार्क हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मजीद प्राइस ये ऊपर गई, फिर ये ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर इस रेड कैंडल में नीचे, फिर प्राइस ऊपर, फिर हल्की सी नीचे, फिर ऊपर। अब इसने यहाँ पे क्या किया कि जो एक्सटर्नल आपकी वॉल थी, इसको ब्रेक कर दिया अपसाइड। जब ये ब्रेक हो गई, तो अब ये सब आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पहले आपका ये लो था, ये आपका हाई था, अब आपका ये हायर लो बन गया। ठीक है, कब बना? देखिए, मैं ये भी तो कह सकता था कि यहाँ पे हायर लो बन गया, तो ये मेरी बात गलत हो जाती। क्यों नहीं यहाँ पे हायर लो बना? क्योंकि इसके बाद प्राइस ने हाई ब्रेक नहीं किया ऊपर। अगर यहीं से हाई ब्रेक कर जाती ऊपर, तो मैं कहता ये हमारा हायर लो है। ठीक है, तो ये हायर लो नहीं बना। प्राइस नीचे नीचे आ गई, एक और लो लगा दिया प्राइस ने। लेकिन इसको भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये हायर लो है। क्यों है ये हायर लो, क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस ने यहाँ से हाई ब्रेक नहीं किया, ये एक्सटर्नल वाल का हाई ब्रेक नहीं किया प्राइस ने यहाँ पे। समझ आ गई? अच्छा, हाई कब ब्रेक किया? इस डीप लो के बाद। तो जब हाई ब्रेक कर दिया, अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा हायर लो है। इस तरीके से आपने पहले सिर्फ ये सीखना है, इन छोटी छोटी अंदर की वेव्स को छोड़ दें, इनका आपसे लेना देना नहीं है। आपने मेन सिर्फ वेव्स लेनी है, और उसके दरमियान में जो भी हो रहा है उसको होता रहने दें। फिर जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, फिर अब आप कह सकते हैं कि ये हायर लो। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर मार करें, बारीकी में भी आपने नहीं जाना। बारीकी में जाएंगे तो फिर परेशानी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ज़रा सा आपको और अच्छे तरीके से इसको मार्क करके देता हूँ। ये देखें, वॉल्यूम ऑफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब देखिएगा ज़रा, ये आपका लो, ठीक है जी, ये हाई, फिर ये लो, और ये हाई। समझ आ गई? तो अब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे है कि ये आपका हायर लो है, और ये आपका हायर हाई है। अब प्राइस इसके अंदर जैसी भी मूवमेंट करे, जो भी मूवमेंट करे, इससे आपने परेशान नहीं होना। जब तक प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं कर देती, तब तक आपका नया हायर लो कोई नहीं है, यही आपका हायर लो लगा हुआ है। जब ये ब्रेक कर देगी, तो अब आप इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे हायर लो लिख देंगे। आसान चीज़ है ना, बिल्कुल कोई इससे मुश्किल चीज़ नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ भी रही होगी इसकी। बस अभी तक आप इतना सीखें। समझ आ गई जी? अच्छा, ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम एक पल के कोई बुलिश बेरिश साइड पे भी कुछ देख लेते हैं। वैसे तो उसके लिए हमें बेरिश ट्रेंड चाहिए होगा, लेकिन चले हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हालांकि ये भी है तो कुछ और है, लेकिन चले हम इसको मार्क कर लेते हैं। प्राइसेस नीचे आती हैं, फिर रिट्रेसमेंट लेती है, फिर नीचे आती हैं, फिर रिट्रेसमेंट लेती है, ये स्नेक लो है। अब यहाँ पे आपने देखने क्या करना है, मैं आपको इसकी एग्जांपल नहीं दे रहा, आपको वैसे मैनुअली यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर आपको चार्ट पे कोई एग्जांपल भी दिखा देंगे। एक हाई लगाया प्राइस ने, प्राइस ऊपर आई, ये लो लगाया था। अब यहाँ पे जो मर्जी होता रहे, ये ले, ठीक है, जो मर्जी होता रहे, जब तक प्राइस बेरिश ट्रेंड में अपना लो ब्रेक नहीं करती ये वाला, उस वक्त तक आपका ये हाई है और ये लो है। जैसे इसने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, अब ये सारा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये अंदर की इसकी मूवमेंट है, इसको छोड़ दें। जैसे ही लो ब्रेक किया, अब आप क्या कहेंगे कि अब आपका नेक्स्ट लोअर हाई ये पॉइंट बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाती हुई मार्केट में आपको अपना कंफर्म हायर लो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से नीचे आती हुई मार्केट में आपको अपना लोअर हाई का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले ये लोअर हाई था, पहले ये हाई था, ये लो था। प्राइस ऊपर गई और अपना लो ब्रेक कर दिया, ये आपका लोअर हाई बन गया। फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो ब्रेक किया, आपका नेक्स्ट लोअर हाई चेंज होकर यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये ब्रेक कर दिया प्राइस ने। फिर प्राइस ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो फिर आपका ये लोअर हाई बन गया, ये आपका लोअर लो बन गया। फिर प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे जो मर्जी जैसी मर्जी मूवमेंट करे, हमें से कोई सरोकार नहीं है। जब तक प्राइस अपना लोअर लो ब्रेक नहीं करेगी, हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। अब प्राइस का नया लोअर हाई ये है, और नया लोअर लो नीचे आ जाएगा जहाँ तक प्राइस जाएगी। ये इतनी सिंपल चीज़ है। बस इस तरीके से याद रखेंगे, तो आपका ना कोई सवाल पैदा होगा, ना कोई आपको चीज़ कंफ्यूज करेगी।
अच्छा जी, अभी अच्छी अभी हमने सब चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ी। अभी मैं आपको सिर्फ इसका मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बिल्कुल जनरल जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते जैसे ही हम इसके डीप होते जाएंगे आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। अब जो अगला पॉइंट है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन के बारे में है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कि अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए ज़रूरी ये है कि प्राइस हर दफ़ा अपना हाई ब्रेक करे। अब इसका हाई कौन सा था, ये वाला। अब ये जो नई वेव लगी है इसमें आपका कंफर्म हायर लो कौन सा है, ये है। ये कंफर्म हायर लो है, क्योंकि प्राइस ने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर दिया तो ये कंफर्म हायर लो बन गया। अब जब तक प्राइस इसके ऊपर ऊपर रहती है ऐसे, और अपने हाई को ब्रेक करती रहती है, जो भी ये हायर हायर हाई बन गया था, जब तक प्राइस अपने हाई को ब्रेक करती जाएगी और अपने कंफर्म हायर लो को ब्रेक नहीं करेगी। अब कंफर्म हायर लो नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये नया हाई लग गया, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर अपना हायर हाई ब्रेक कर देती है। अब कंफर्म हायर लो कौन सा है, ये वाला। हायर लो कंफर्म भी उस वक्त होता है जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, फिर प्राइस नीचे आती है। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मर्जी मूवमेंट करे कोई लेना देना नहीं हमारा, जैसी प्राइस अपना हाई ब्रेक करेगी जो डीप लो होगा उसके हम कहेंगे कि ये हमारा हायर लो बन गया। जब तक प्राइस अपना हायर हाई ब्रेक करती जाएगी और हायर हायर लो को सेफ रखेगी, इसको टच नहीं कर, टच से मुराद है कि इसको इस तरह ब्रेक नहीं कर देगी। जब तक ब्रेक नहीं करती आपका ट्रेंड बुलिश है। जब ब्रेक कर देगी फिर हम देखेंगे कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए क्या जरूरी है कि बुलिश ट्रेंड में लो सेफ रहें और हाई ब्रेक हों, हाई ब्रेक हों लो सेफ रहें। बस ये इस बुलिश ट्रेंड की निशानी है। इसी तरीके से जो बेरिश ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड की कंटिन्यूशन कैसे पता चलती है, नीचे आती है मार्केट में, आपके लो ब्रेक होते जाएं, ये लो लगा फिर ये लो लगा, ये ब्रेक होते जाएं, हर दफा ब्रेक हो जाएं, और जितने भी हाई लग रहे हैं आपके एक्सटर्नल हाईज जितने भी लग रहे हैं वो अपना होल्ड करें, ये भी होल्ड करे, फिर ये हाई था आपका ये भी होल्ड करे, और लो जो भी लग रहा है वो ब्रेक होता जाए। जब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, जब तक ये काम चलता रहेगा, उस वक्त तक आप कहेंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड कंटिन्यूशन की निशानी है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई चीज़ें। अच्छा जी, ट्रेंड कंटिन्यूशन के बाद अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की है, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हमने पढ़नी है वो है जी वैलिड रिट्रेसमेंट्स कौन सी होती हैं। अच्छा जी, अब देखें, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको भी जहन में कुछ बातें आई होंगी, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखें जी, समटाइम्स आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो प्राइसेस नीचे आई हैं थोड़ी सी, क्या ये रिट्रेसमेंट थी या नहीं थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल मिल गई है। अब देखें जी, ये प्राइस अगर इस तरह की मूवमेंट देती है आपको किसी जगह पे, कि ये प्राइस ने एक वेव लगाई, उसके बाद प्राइस नीचे आई और फिर ऊपर चली गई, तो क्या ये रिट्रेसमेंट थी? ये जो प्राइस नीचे आई है क्या ये रिट्रेसमेंट थी? अगर हम इसको लाइन चार्ट में देखें तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको नजर आएगा जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया। ये देखें, प्राइस नीचे आई है ना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो आई है। ये देखें, इसी का पे रिट्रेसमेंट तो आई है, लेकिन क्या ये वैलिड रिट्रेसमेंट थी या इनवैलिड थी? ये दो तरह की रिट्रेसमेंट्स होती हैं, एक वैलिड होती है एक वैलिड नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, अगर ये डाउन साइड प्राइस आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्राइस ने एक लो लगाया, ठीक है, उसके बाद प्राइसेस ऊपर गई हैं। ये देखें कितना ऊपर, यहाँ तक आई है प्राइस, यहाँ तक, ये देखें, और फिर प्राइस नीचे गिर गई। तो क्या ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट थी, डाउन ट्रेंड की वैलिड रिट्रेसमेंट थी? ये इसको माना जाएगा रिट्रेसमेंट या नहीं माना जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें दोबारा, लाइन चार्ट में आके देखें जरा। ये देखें, यहाँ पे तो हमें यही पता चल रहा है लाइन चार्ट में कि प्राइस नीचे आई, उसने रिट्रेसमेंट ली और फिर एक और लो लगा दिया। लेकिन क्या ये वैलिड है या वैलिड नहीं है? इसका आसान सा तरीका है, इसमें से कन्फ्यूजन से निकलने का एक आसान सा तरीका है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। आपको आइंदा कभी परेशानी नहीं बनेगी कि रिट्रेसमेंट वैलिड थी कि इनवैलिड थी। अच्छा जी, देखिए जी, आपने क्या करना है, वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट देखने का एक छोटा सा कुलिया जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपको कन्फ्यूजन से निकाल के रखेगा। देखें, जिसका तरीका ये है कि मैं पहले आपको एक कुछ कैंडल्स यहाँ पे बना देता हूँ। अगर आपके पास बुलिश ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, ये आ गई आपकी आखिरी बाय की कैंडल, ठीक है, आखिरी बुलिश ट्रेंड है, हम ये ज्यूम करें कि बुलिश ट्रेंड में है। आखिरी बाय की कैंडल ये आ गई आपके पास, ये इसकी लोअर वेक आ गई, ये इसकी अपर वेक आ गई। अब आपने देखना ये है कि अगर तो कोई भी सेल की कैंडल, चाहे वो एक कैंडल्स के बाद बने, दो के बाद, चार के बाद, कोई भी सेल की कैंडल अगर इसका लो ब्रेक कर देती है इस तरीके से, अब यहाँ पे आप देखें अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तीसरी कैंडल बनती है, चौथी बनती है, यहाँ पे मुमकिन है बीच में कोई दो चार कैंडल्स बाय की भी बन जाए, ऐसे ऐसे बन जाए, यानी एक प्राइस रेंज भी ले सकती है यहाँ पे, ये भी हो सकता है। उसके बाद प्राइस लो ब्रेक कर जाती है डाउन साइड, ये वाला लो, ठीक है जी। प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक
ब्रेकआउट का एक ही रूल है कि लो वॉल्यूम से मोमेंटम कैंडल से होना चाहिए। बहरहाल चलें, यहाँ पे हम उसको भी अप्लाई नहीं करते। आप ये देखें कि प्राइस ने अपनी जो आखिरी बाय की कैंडल थी इसका लो ब्रेक कर दिया है, चाहे वो एक कैंडल कर दे, दो कर दें, चार कर दें, 10 कर दें, जितनी भी कर दें, लो ब्रेक हो गया। जैसे ही लो ब्रेक होगा आपकी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। समझ आ गई? अब मैं आपको उसकी एग्जांपल सामने दिखाता हूँ, एक ठहरे। ये देखें इस जगह पे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये देखें जी, आपके पास आखिरी बाय की कैंडल कौन सी है इस वक्त? आपके पास आखिरी बाय की कैंडल ये है। ठीक है, ये बात गौर से समझनी है। आपके नज़दीक बाय की कैंडल आखिरी कुछ और आपको नजर आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास आखिरी बाय की कैंडल ये है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि आपके पास आखिरी बाय की कैंडल या तो ये है, और या फिर एक कैंडल छोटी सी ये भी आ रही है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि आखिरी बाय की कैंडल का जब लो ब्रेक हो जाए, तो आप तो कहेंगे कि आखिरी बाय की कैंडल तो फिर अब ये बन गई। ये आखिरी बाय की इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं है। ये कैसी कैंडल है? ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार क्या होती है? इनसाइड बार इस तरीके से बनती है कि बाय की कैंडल्स बनती जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी के अंदर एक और बाय की कैंडल बन जाती है, जैसे ये बनी हुई है, देखें इस कैंडल को देखें। ये प्रीवियस जो बाय की कैंडल थी उसी के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम इनसाइड बार कहते हैं, जैसे ये वाली मैंने आपको बना के दिखा दी है। इसको भी इनसाइड बार कहते हैं। तो इनसाइड बार को आपने काउंट नहीं करना होता। इनसाइड बार को आप काउंट नहीं करेंगे। आप काउंट करेंगे जो मेन आपकी मेजर इंडिपेंडेंट कैंडल थी, जिसने एक नया हाई इंडिपेंडेंटली लगाया था, उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा आप कहेंगे कि ये वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। ये आपके सामने एग्जांपल पड़ी हुई है। अब मैं इसको कैसे मार्क करूंगा? ये वाली कैंडल मार्क कर लूंगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडल थी, इसने एक हाई लगाया था। बाकी जितनी भी बाकी कैंडल्स हैं वो उसके अंदर आ रही हैं, तो मैं इसका लो मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ये लो मार्क कर लिया। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, मैं कहूंगा कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे चले, अगर यहाँ पे भी हो गया फिर भी रिट्रेसमेंट स्टार्ट। बस लो ब्रेक हो जाए, चाहे 10 पिप से या चाहे 20 पिप से, लो ब्रेक हुआ। अब आपके पास जितनी भी कैंडल्स नीचे बनेगी डाउन साइड, मैं कहूंगा कि ये रिट्रेसमेंट आपकी स्टार्ट हो गई है। ये आपकी वैलिड रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट की वेव है। ठीक हो गया? बस ये आपको पता होना जरूरी है। ये पता होने का क्या फायदा होगा? आपको स्ट्रक्चर मार्क करना आ जाएगा ना, कि कौन सा हाई है कौन सा लो है। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ उसकी, आगे चल के देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई। ये देखें, अब यहाँ पे इस जगह पे अगर हम देखें, तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वेव लगी है। 4 आवर की बात कर रहे हैं हम। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वेव लगी है अपसाइड। इस वेव में आखिरी बाय की कैंडल कौन सी है? ये वाली, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये और ये। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हमारे पास वैलिड रिट्रेसमेंट आ गई है। तो अब हम इसको कैसे मार्क करेंगे? ऐसे मार्क करेंगे, ये हमारा लो, ये हमारा हाई। ठीक है, अब ये हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अब हम कब कहेंगे कि हमारा हायर लो बन गया? जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। ये वाला हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ विक लगी है, प्राइस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, देखें यहाँ पे स्कैनर में ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक हो गया, तो इससे सबसे डीप लो पे आ जाए। सबसे डीप लो ये है। तो अब मैं कहूंगा कि पहले हमारा ये लो था, अब हमारा नेक्स्ट लो ये है, लेकिन चूंकि पिछले लो से ऊंचा है तो उसको हम हायर लो कह देंगे। बस इस तरीके से अब आपको देखें कन्फ्यूजन कम होगी। पहले दिन जो आपको कन्फ्यूजन थी मार्क करने में, अब वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आप वैलिड रिट्रेसमेंट निकालेंगे। वरना पहले आपको ये होता कि ये लो है, ये हाई है, फिर ये लो लगा, फिर ये हाई लगा। इस तरह मार्क करते हैं लोग, फिर ये लो लगा, फिर ये हाई लगा। ये कुछ भी नहीं है, ये फजूल तरीन हरकत है जो भी करता है ये। लोग करते हैं इस तरह। आपने कैसे मार्क करना है? जिस तरह मैंने आपको बता दिया, आखिरी बाय की कैंडल ने ब्रेक हो गई, तो ये आपकी एक वेव लग गई। अब ऊपर गई है प्राइस, इसको हाई ब्रेक करना चाहिए था, नहीं किया ब्रेक, फिर नीचे आ गई। अब क्या ये वैलिड रिट्रेसमेंट है? अब बताएं, वैलिड रिट्रेसमेंट है? अभी तक वही काम चल रहा है, क्योंकि आखिरी बाय की कैंडल अभी भी यही है, सबसे ऊंची कैंडल अभी भी यही है। ठीक है, तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, बस अब आप कहेंगे कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। और पीछे चलते हैं जरा। ये देखें, अब यहाँ पे अगर आपने स्ट्रक्चर मार्क करना, मैं कहता हूँ यहाँ पे मार्क करके दिखाएं स्ट्रक्चर, आए हम मार्क कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हो गया आपका लो, ये आपका हो गया हाई। आखिरी बाय की कैंडल कौन सी है? सबसे ऊंचा हाई किसने लगाया है? इंडिपेंडेंट कैंडल, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, यही है। इसका लो ब्रेक हो गया यहाँ पे। जब लो ब्रेक हो गया तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया तो आपने लिखा लो और ये हाई। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद आपने वेट करना है हाई का ब्रेक होने का। हाई आपका ब्रेक हो गया। जब हाई ब्रेक हो गया तो आपने उठा के अपना लोअर हाई, अपना हायर लो ये कर दिया, ये आपका हायर लो बन गया। ठीक है, अब हायर हाई जहाँ पे भी लगे, कहाँ पे लगेगा मुझे क्या पता है? क्या पता मैं इस कैंडल पे कहूँ हायर हाई लग गया, इस पे तो नहीं लगा, फिर नेक्स्ट कैंडल और ऊंची बन गई, नेक्स्ट और ऊंची बन गई, नेक्स्ट और ऊंची बन गई। तो सिर्फ आपने हायर हाई भी मार्क नहीं करना। हायर हाई कब मार्क करना है? जब प्राइस ने आखिरी बाय की कैंडल का लो फिर ब्रेक कर दिया, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो अब आप कहते हैं ये हमारा हायर हाई बन गया। क्योंकि रिट्रेसमेंट आ गई है ना, तो बस जहाँ तक प्राइस गई थी वो हायर हाई बन गया। हायर हाई के बाद प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने अपना हाई फिर ब्रेक कर दिया। ये देखें ब्रेक हो गया। जब दोबारा हाई ब्रेक हुआ तो इसको उठा के हम ले आएंगे अपने हायर लो को ऊपर इस जगह पे ले आएंगे। ठीक है, ये आपका हायर लो बन गया। इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर को मार्क करना शुरू करें। अभी भी मैं बहुत डीप नहीं जा रहा,
लेकिन आपको इतना भी मार्क कर आ गया फिलहाल आपके लिए इतना बहुत है। अब ये क्या हुआ है, ये प्राइस अपने हायर लो के नीचे आ गई है, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, अभी लोग समझते हैं पता नहीं आखिरी हायर लो, कंफर्म हायर लो ब्रेक हो गया मार्केट सेल होने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये लिक्विडिटी स्वीप है, इसको इंशाल्लाह हम अपने मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये ब्रेक हुआ है, बिल्कुल हुआ है ब्रेक, लेकिन ये प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेने आई थी यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करके, तो इतनी जल्दी ऐसे नहीं होता कि एक कैंडल नीचे गिरी हम कहीं ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड ऐसे चेंज नहीं होते, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स इंशाल्लाह कि ट्रेंड कैसे चेंज होते हैं। अभी हमारा टॉपिक नहीं है वो। अभी हमारा टॉपिक ये है कि वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है। अब मैं आपको और उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये पूरी एक वेव लगी, आखिरी आपके पास स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल यही वाली बन रही है, ये वाली। ठीक है, ये भी इनसाइड बार है, देखें इसके अंदर है, विक के अंदर है, ये भी इनसाइड बार है, ये वाली बाय की कैंडल भी इनसाइड बार है। तो ये आपका आखिरी लो है, ये आपका कैंडल का आखिरी स्ट्रॉन्ग कैंडल का लो ये है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, इसको ब्रेकआउट नहीं कहते। यानी ये, चले अगर हो भी गया, अगर इस कैंडल के नीचे थोड़ी सी कैंडल क्लोज हो भी गई है तो ठीक है, आप मार लें, आप कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट लग गई है, आपका जो पीछे लो था वो यहाँ पे आ गया, हायर लो यहाँ पे आ गया, अगर थोड़ी सी भी कैंडल क्लोज हो गई है। वैसे मोमेंटम कैंडल क्लोज होना जरूरी होता है, लेकिन चले अभी हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है, वो साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे चीज़ें। यहाँ पे क्या है ये भी देख लिया था हमने पहले। हम आ जाते हैं 15 मिनट्स में, छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करें, तो बस जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर फोकस करें, बाकी आगे पीछे ना निकला करें बाहर ज़्यादा। यहाँ पे देखें जी, अब इधर आपको दिखाते हैं पीछे चल के। ये अब टाइम फ्रेम है छोटा 15 मिनट का, इसमें कैसे स्ट्रक्चर मार्क करना है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। चलिए जी, कोई भी एक डीप पॉइंट लो हम पकड़ लेते हैं, चलिए यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब ये आपका लो है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या कोई एक भी आखिरी बाय की कैंडल क्लोज हो रही है? ये एक बाय की कैंडल बनी थी, इसके बाद सेल की कैंडल बनी है, क्या इसने लो ब्रेक किया? नहीं किया। जब लो ब्रेक नहीं हुआ तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है। अब अगर आप लाइन चार्ट पे देखेंगे तो मुमकिन है आपको ये रिट्रेसमेंट नजर आए। इस जगह पे हम लाइन चार्ट देखते हैं, इस जगह पे लाइन चार्ट क्या बता रहा है? लाइन चार्ट आपको बता रहा है कि जी ये देखें रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, लेकिन मैं इस रिट्रेसमेंट को काउंट नहीं करता, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। प्राइसेस नीचे जरूर आई हैं, ये नहीं कि नीचे नहीं आई, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं वैलिड होगी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपका ये लो है और ये हाई है और फिर ये आपका हायर लो है, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि एक कैंडल भी नीचे ब्रेक नहीं हुई, एक कैंडल भी ब्रेक नहीं हुई, सिर्फ रेंज हुई है थोड़ी देर यहाँ पे। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद चलें कंटिन्यू करते हैं। ये आपका लो ब्रेक नहीं हुई, जाने दें। ये फिर आगे बाकी की कैंडल, ये भी ब्रेक नहीं हुई, जाने दें आगे। ये भी ब्रेक नहीं हुई, ये भी ब्रेक नहीं हुई, ये देखें। ठीक है, ये भी ब्रेक नहीं हुई, ये विक लगी है लेकिन ब्रेक नहीं हुई। ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि प्राइस ड्रॉप कर जाए नीचे, इस तरह मोमेंटम के साथ क्लोजिंग कर दे कैंडल एक। यानी आपको वो खुर्दबीन लेके देखना ना पड़े कि ब्रेक हुआ है कि नहीं। आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे इसके ब्रेक होती नजर आए तो आप कहेंगे रिट्रेसमेंट आ गई है, अदरवाइज कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। ये विक लगी है इतनी बड़ी, ये भी मेरे ख्याल नहीं, मेरे मेरे मेथड के मुताबिक ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है, कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। ठीक हो गया? अच्छा, यानी अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं आ रही। फिर आगे चलते हैं। ये बाय की कैंडल थी स्ट्रॉन्ग, इसका लो ब्रेक हुआ कहीं पे? नहीं ब्रेक हुआ अभी तक। ठीक है, इसके अंदर रेंज चल रही है, ये रेंज चलना शुरू हो गया, रेंज के बाद ये इसने इसका एक ही कैंडल, मैंने कहा था एक कैंडल भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है, एक ही कैंडल ने आखिरी बाय की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर कर लें, वो ये कि आखिरी बाय की कैंडल क्या ये है, ये आखिरी बाय की कैंडल ये है, ये है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये सब इनमें से कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है। क्योंकि ये वो इंडिपेंडेंट कैंडल थी, ये वो आज़ाद कैंडल थी जिसने एक नई प्राइस को टच किया था। ठीक है, ये जितनी भी इसके अंदर है इनको कहते हैं कि ये इनसाइड बार्स हैं, इनकी कोई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इस कैंडल का, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे ही प्राइस आखिरी बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल का लो ब्रेक करेगी ऐसे, अब हम कहेंगे ये रिट्रेसमेंट आ गई है। अब इसको लाइन चार्ट पे देखें, ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, बेशक ये कैंडल से हुई है, दो से हुई है, चार से हुई है, ये रिट्रेसमेंट है। तो अब आप इसको कैसे मार्क करेंगे? आप इसको ऐसे मार्क करेंगे, ये हो गया आपका जी इधर लो। ठीक है, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, ये आपका हाई लगा हुआ है। अच्छा, हाई जरूरी नहीं है इसी कैंडल का, और नेक्स्ट ये जैसे अब इसकी थोड़ी विक ऊपर गई है, यहाँ पे कोई विक लग जाती है इस तरह, उस विक तक आपने लेना है कि ये आपका हाई है, लो, हाई। उसके बाद ये आई रिट्रेसमेंट, ये। और रिट्रेसमेंट के बाद अभी भी आपने यहाँ पे हायर लो अभी नहीं लिखना, आपने कब लिखना है? जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा। हाई ब्रेक हो गया इसके बाद अब आपके पास डीपेस्ट पॉइंट ये है, अब आप कह सकते हैं ये आपका नेक्स्ट हायर लो बन गया। ठीक है, और हायर हाई कौन सा था? ये आपका हायर हाई था, क्योंकि इसके बाद प्राइस ने सबसे बड़ी कैंडल का लो ब्रेक करके रिट्रेसमेंट ली है। तो अब आपके पास लो भी पता चल गया, हाई भी पता चल गया, हायर लो भी पता चल गया, और हायर हाई कहाँ पे बनेगा आप दोबारा देखते हैं इसके ऊपर चल के। ये देखें, यहाँ तक प्राइस हाई है। ठीक है, तो ये आपका हायर लो था, प्राइस ने ये वाला हाई प्रीवियस ब्रेक किया, ये ना जी आपका नया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया, ये हायर लो। अब क्या इसको हायर हाई कह सकते हैं? हाँ, यहाँ पे देखें जी, सॉरी गलत मार्क हो गया, ये है जी उससे पहले, ये आपकी ये देखें प्राइस ने ब्रेक कर दिया हाई, हाई ब्रेक करने के बाद अब आखिरी स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल आपकी यही बन रही है, या ये बन रही है, मैं इसको नहीं काउंट करता, मैं काउंट करता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये इनसाइड बार है, इसके अंदर ही है।
हाँ, विक इसने ऊपर लगा दिया, तो आप जो स्ट्रॉन्ग आखिरी कैंडल थी इसको मार्क कर लें। इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ ना, इसका तो हाई ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ विक लगी है। तो विक इसका आप लो मार्क कर लें। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, ये भी रिट्रेसमेंट आ गई, तो आपका जो यहाँ पे लो था वो उठ के यहाँ पे आ गया, इसको आप कहेंगे हायर लो। और इसका हाई ब्रेक जब हो गया तो ये आपका नया हायर हाई बन गया। ठीक है जी, यानी एक्सपेक्टेड है कि ये बनेगा। कंफर्म कब होगा? जब आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा दोबारा। अब यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको पूरी एक ही वेव काउंट करता हूँ ऐसे ऊपर, इसको मैं दरमियान में रिट्रेसमेंट नहीं मानता। रिट्रेसमेंट की बस यही वैल्यू थी, ये रिट्रेसमेंट का जोन है। ठीक है जी। इस तरीके से जब तक आपको अपने कंफर्म हायर लो का नहीं पता होगा तब तक आप मार खाते रहेंगे, आपको पता नहीं होगा कि स्ट्रक्चर का लो कौन सा है। जब तक लो नहीं पता होगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर रहते हैं तो कोई बेरिश स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अगर कहीं भी बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया जी हमारा हाई। अच्छा, अब लो कौन सा लगा? कोई एक कैंडल भी बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ब्रेक नहीं हो रही। देखिए इसमें आखिरी स्ट्रॉन्ग की बेरिश कैंडल कौन सी है? ये वाली, ये है। इसके बाद की जितनी भी कैंडल्स हैं, ये भी इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है, ये बाई की भी इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है। इसी एक बड़ी कैंडल के अंदर ये कैंडल्स बन रही है। ठीक है। तो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि कोई रिट्रेसमेंट आई है। तो प्राइस ने तो आगे चलती गई, कंटिन्यू करती गई, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा। सॉरी, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा। अब हमने हाई ब्रेकआउट देखने हैं ना। गिरती हुई मार्केट में आपको हाई का पता होना चाहिए, ऊपर जाती मार्केट में आपको लो का पता होना चाहिए, बस ये पॉइंट याद रखें। अब ये पूरी एक एक वेव है ये। अब इसमें आखिरी सेल की कैंडल कौन सी है? आखिरी सेल की स्ट्रॉन्ग कैंडल ये है आपके पास। ठीक है जी। इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ, हाई ब्रेक हो गया। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हम कहेंगे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अब इसको जाने दें जहां तक जाती है, यहाँ तक गई। ठीक है। आप हमें क्या पता, हम कहते हैं कि ये हमारा हाई लग गया, ये हाई लग गया। कोई पता नहीं, कोई भी लग सकता है, हाई और भी ऊपर जा सकता था। कब कंफर्म होगा? वेट करना है जब तक लो ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, जब लो ब्रेक हुआ हमें पता चल गया कि ये हमारा लोअर हाई था। यानी ये भी जिस तरह ये हाई था ऐसे ये भी एक हाई है। हाई मार्क कर लिया, साथ एल लिख दिया क्योंकि ये लोअर साइड पे जा रहा है। तो ये हमारा लोअर हाई बन गया। अब प्राइस ने पूरी एक और यहाँ तक वेव लगाई। अब क्या ये रिट्रेसमेंट है? अच्छा जी, अब ये प्राइस ने एक लो लगा दिया। आपने मुझे बताना है कि ये जो लो लगा है ये वाला, इसके बाद क्या ये जो ऊपर वेव गई है, मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ। ये जो ऊपर गई है वेव, क्या ये रिट्रेसमेंट की वेव थी या इसको हमें रिट्रेसमेंट वेव नहीं कहना चाहिए? यस नो कर दें जल्दी से। यस नो करेंगे तो हो जाएगा। किसी एक ने भी यस नहीं लिखा? बहुत ज़बरदस्त है जी, बेहतरीन है। बहुत अच्छा समझ रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बस थोड़ी सी तवज्जो से बैठेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग कामयाब होकर निकलेंगे। ये आपकी आखिरी सेल की कैंडल थी। जब तक आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता रिट्रेसमेंट नहीं काउंट की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट लीज टू है, प्राइस ऊपर आई है लेकिन वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, इसलिए इस पूरी को हम एक ही वेव काउंट करेंगे यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक क्यों कह रहा हूँ? यहाँ तक इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आखिरी स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल की ये थी जिसका प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया। तो ये जो वेव है इसको हम कहेंगे कि ये रिट्रेसमेंट आई है। तो आपका यहाँ पे ऊपर जहाँ पे कहीं पे हाई था तो लो ये लगा था, लोअर लो। फिर प्राइस ऊपर गई, ये इसने आपने बना दिया लोअर हाई, और फिर ये लगा दिया लोअर लो। ठीक है। फिर प्राइस ऊपर जाती है, फिर जब नीचे ड्रॉप करेगी तो आप कहेंगे कि ये हमारा एक और लोअर हाई बन गया और नीचे एक और लोअर लो बन गया। तो बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। बस आखिरी समरी देने लगा हूँ वो ये कि जब तक प्राइसेस ऊपर जा रही हैं आपको अपना आखिरी हाई निकाल, अपना आखिरी लो याद होना चाहिए। आखिरी लो याद होने से मुराद ये है, मुझे जुबानी याद होते हैं गोल्ड के, कि गोल्ड का लो आखिरी कहाँ पे है बड़े टाइम फ्रेम में, 4 आवर पे कहाँ पे है, 1 आवर पे कहाँ पे है। वो याद होता है तो मुझे जुबानी याद होता है कि प्राइस से नीचे आएगी तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ठीक है। तो ऊपर जाती हुई मार्केट में आपको अपना लास्ट लो, यानी जिसको हम हायर लो कहते हैं, कंफर्म हायर लो, वो पता भी होना चाहिए, वो निकालना भी आना चाहिए। इसी तरह जब प्राइस नीचे गिर रही हैं तो आपको अपना लास्ट, ठीक है, जो भी आपका कंफर्म लोअर हाई निकल रहा है वो आपको पता होना ज़रूरी है। नीचे आती हुई मार्केट में लोअर हाई, ऊपर जाती हुई मार्केट में हायर लो, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होंगे ना तो कल की क्लास आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आप खुद उसको चेक करेंगे कि मैं ठीक मार्क करता हूँ कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख जाएंगे अगर अपने शौक से करेंगे। तो जो बोझ समझ के करेगा वो थोड़ा टाइम लेगा। फिर जो हमारी पहली क्लास थी रोड मैप टू सक्सेस, उसमें बताया था कि कितना टाइम लग सकता है इस कोर्स में। लेकिन आपका कोर्स क्योंकि आप बैच 40 में आए तो बैच 40 एनुअल बैच होता है हमारा, उसमें आपको थोड़ा सा लंबा लगेंगी, क्लासेस लंबी चलेंगी, लेकिन यह है कि हर चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से होगी। तो कल की जो क्लास है उसमें हम आगे अभी भी स्ट्रक्चर का एडवांस शेप हमने पढ़नी है, तो कल वो पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे चले जाएंगे। चलिए जी, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। और क्वेश्चंस अपने नोट करते रहे। ये भी चीज़ चलें रिकॉर्डिंग में बता दूँ वो ये, आपके जहन में आप चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे मार्किंग करते हैं, आपके जहन में सवाल आते हैं 10, आपने वो 10 सवाल नोट कर लेने हैं अपने पास कॉपी पे। ठीक है। अब होगा क्या कि पहली क्लास के बाद 10 सवाल थे,
उन 10 में से आपको मुमकिन है आज 4 का जवाब मिल गया हो, उन 4 को काट दें वहाँ से। पीछे रह गए 6। कल की क्लास लेंगे, मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास में 4 और माइनस हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 2। ठीक है, 2 जो है फिर आप क्वेश्चन आंसर सेशन पे रह जाए। वैसे तो उम्मीद है कि ये भी निकल जाएंगे कल, नहीं तो परसों निकल जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके क्लासेस, आपके क्वेश्चंस की तादाद कम होती जाएगी, क्योंकि अभी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। जो सवाल आपके जहन में आता है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, वो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना होता है। तो इसलिए इस हवाले से भी परेशान नहीं होना। 2 महीने 1.5 महीना दें, 2 महीने बाद जितने भी सवाल होंगे आपको बिठा के सारे हल करवा देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।